नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनता के जनादेश में। तो आज सभी लोगों को पता है, काफ़ी दिन से बहुत सी चर्चाएं गर्म हैं इस पूरी मार्केट में। काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है हमारे देश और दुनिया में। लगातार जिस हिसाब से स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, उसकी वजह से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक मंदी की आहट देखने को मिल रही है 2008 के रिसेशन के बाद। जबकि कई विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है कि ये रिसेशन नहीं बल्कि एक डिप्रेशन की एक सिचुएशन बन सकती है, जो कि 1920 या 20 से 28 के बीच में वर्ल्ड वार से पहले देखने को मिली थी। तो उसकी आहट भी हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो लगातार कहा जाए तो देश पे एक तरह से ठीकरा फोड़ते हुए दिख रहे हैं और देश से ही अपील कर रहे हैं, जो कि उन्होंने लगातार अपने, अगर हम कहें तो 2014 से लेकर आज तक, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर इसके अलावा अन्य कोरोना की स्थिति हो या कोई भी चीज़ हो, उन सभी जगहों पर उन्होंने लगातार ये चीज़ करी है कि जनता से आह्वान तो बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव और सरकार इसमें कहीं ना कहीं भेदभाव करना भूल जाते हैं, मुझे लगता है। तो आज हम उसी के ऊपर एक तरह से बात करना चाह रहे हैं कि ये 2026 का जो पूरा साल रहा है, इसमें सरकार का के तौर पर प्रधानमंत्री का रोल क्या केवल एक इलेक्शन कैंपेनर बन के रह गए या फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाया है। तो हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। ये तो अगर हम बात करें तो साल 2026 में लगभग 5 महीने अभी तक बीत चुके हैं, अगर हम आपको बताएं। लेकिन एक तरफ देश में बड़े बड़े चुनाव भी देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर काफ़ी सारे भारत की डिप्लोमेसी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किए, जिसमें से एक दौरा तो काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो सवालों के घेरों में रहा। वो था इजराइल का दौरा। आप सभी को पता होगा कि इजराइल जाने के और इजराइल से वापस आने के 1-2 दिन बाद ही युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से तिलखियाँ रही विपक्ष की तरफ से कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था इस युद्ध होने वाला है, क्या इराक के ऊपर कोई हमला होने वाला है, इसकी जानकारी उन्हें थी या क्या था। ये सब भी एक तरह से कई ज़्यादा सवालों के घेरों में था कि इजराइल ने इस दौरे जो विजिट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसकी आड़ में ये पूरा प्लानिंग करी। तो ये काफ़ी चीज़ें सवालों के घेरों में जरूर रही है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम शुरुआत करते हैं तो विदेशी दौरों से अगर हम बात करें तो 14 मई तक प्रधानमंत्री के कुल 10 दिन विदेश में बिताए उन्होंने। जी हाँ, अगर हम आपको दिनों में अगर हम बात करें पिछले 5 महीनों में अगर हम बात करें तो 10 दिन लगभग प्रधानमंत्री विदेश में रहे हैं, जिसमें उनके अलग अलग दौरे, अगर हम उनके दौरों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मलेशिया, इजराइल और इस तरह के दौरे लगातार रहे। और अभी आने वाले दिनों में यूरोप और यूएई का मेगा टूर भी उनका प्लान है। बल्कि जबकि एक तरफ उन्होंने भी देश से अपील करी है कि अपने खर्चे बचाएं, विदेश में ना जाएं, बाहर जाके डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें, सोना ना खरीदें। हालांकि एक तरफ प्रधानमंत्री ने अपील करी कि सोना ना खरीदें, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि 20% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है सोने की खरीदारी में। तो क्या जनता अब उब चुकी है प्रधानमंत्री के बार बार के आदेशों से? क्या उनकी बात का असर अब जनता पे नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए, ये बहुत पुराने तरीके से टाइम से हम देखते आ रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय हो, इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो, हर सरकारों ने जब भी देश में कोई भी ऐसी परिस्थिति आई है तो उन्होंने जनता से आह्वान जरूर करा है और जनता ने उनका साथ भी दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं होता था कि हर बार कोई नए नए फैसले लेकर आते रहे और जनता से बस अपील करते हो जनता उनका साथ आ जाए। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने लगातार ये चीज़ करी है, चाहे वो नोटबंदी से शुरुआत कर दी हो, फिर कोरोना के टाइम पे, उसके अलावा अलग अलग चीज़ों में लगातार वो अपील करते रहे और जनता ने हर बार उनका साथ दिया। तो लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता अब उगते हुए उब रही है इन सभी चीज़ों से। तो उसी के खिलाफ जाकर के जनता का रोष तो नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए तो गोल्ड को लेके, अगर गोल्ड मिडिल वर्ग केवल अपनी जरूरतों के हिसाब से गोल्ड खरीदता है, वो कोई स्टोरेज करने लायक तो नहीं करता। वो बड़े विशाल तरीके से अगर बात की जाए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोगों का काम रहता है, तो उन पर भी डेफिनेटली कोई लगाम लगानी चाहिए। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें क्रिटिक्स का एक सवाल जरूर आया कि जब वेस्ट एशिया में हालात नाजुक थे और डोमेस्टिक इशू इतने गर्म है, जबकि देश में ये परिस्थिति आ चुकी है, तेल गैस अगर हम बात करें, इसके अलावा लगातार जो फॉरेन रिजर्व हमारा है उसको लेकर लगातार जो सारी चीज़, उसके बाद ये विदेशी दौरों की क्या नीड ऐसी पड़ रही है कि पहले देश की स्थिति को संभालना जरूरी था जब विदेशी दौरों पे जाना जरूरी था? मानते हैं क्या ये केवल क्या एक देश के लिए उठाया गया कदम है प्रधानमंत्री का? ये केवल एक अपनी इमेज बिल्डिंग, जो कि लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री केवल अपनी इमेज बिल्डिंग में लगे हुए हैं लगातार पिछले 12 साल से। वो केवल अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए, अलग देशों की यात्राओं पर जाते हैं, अपने आप को समझाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में कशमकश है और विपक्ष का ये आरोप लगातार वो लगा रहे हैं।
अगर हम अगली बात करें तो जो एक सबसे बड़ा आरोप लगता है उन पे, द कैंपेनर ऑफ इलेक्शन मोड। जी हाँ, कि सबसे बड़े कैंपेनर इलेक्शन के माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, कि वो देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी लेकिन प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं जब भी इलेक्शन आते हैं। और हमारे देश में इलेक्शन आए दिन आते हैं, आप सबको पता ही होगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अगर हम आपको बात करें इलेक्शन रैलीज की, इस साल बंगाल, तमिलनाडु और केरला के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने, ध्यान से सुनिएगा, 18 दिन पूरी तरह से चुनाव प्रचार में दिए थे। जी हाँ, इस पूरे चुनाव में 18 दिन लगातार उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में दिए, जिसमें उन्होंने लगभग 33 से ज्यादा उन्होंने जनसभाएं, रैलीज को एक तरह से कहा जाए तो टारगेट किया उन्होंने किया है, जनसभाएं करी है, उन्होंने रैलीज की लगभग 33 से ज्यादा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी पर जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, आपको बता दें अभी पीछे स्पेशल सेशन भी चला था, उससे पहले बजट सेशन भी था, वो चलते हुए भी नरेंद्र मोदी उस सेशन में शामिल होने की जगह लगातार इलेक्शन कैंपेन में रहे। तो क्या पार्लियामेंट सेशन, संसद सत्र के मायने एक प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन से कम हो जाते हैं? क्या इलेक्शन की रैलियां एक संसद सत्र से बड़ी हो जाती हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री लगातार 18 दिन तक गली कूचों में रोड शो करते रहे। क्या उसे बीजेपी के स्टार कैंपेनर बनकर रहेगा? ये विपक्ष ही नहीं है, कहीं ना कहीं कई विशेषज्ञों का सवाल भी होना चाहिए। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब जरूर प्रधानमंत्री को देना चाहिए। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर वो किस तरीके से दे पाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब अगले हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट को लेकर अगर हम बात करते हैं, ये अगला सबसे बड़ा इशू रहा है कि पार्लियामेंट सेशन में प्रधानमंत्री लगातार नाराज क्यों रहते हैं। अगर हम बात करें लोकतंत्र के इस मंदिर की साल 2026 में लगातार अगर हम बात करें तो 33 दिन तक ये संसद का सत्र चला है। इसमें बजट सत्र के अलावा आपके स्पेशल सेशन भी था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी मात्र 8 दिन इस सेशन में शामिल हुए, जबकि लोकसभा हाउस के सबसे बड़े लीडर माना जाता है, प्रधानमंत्री को बोला जाता है, और वो केवल 8 दिन आते हैं। 33 दिन में से 8 दिन अगर आप देखें तो ये मतलब 50% भी नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज है कि 33 में से 25 दिन पीएम मोदी सदन से नाराज रहते हैं, जबकि विपक्ष अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन पर लगातार सवाल पूछ रहा था। लगातार अगर हम बात करें तो ये आपके क्या कहें, वोट चोरी के लगातार मुद्दे उठाए जा रहे थे, एसआईआर का मुद्दे उठाए जा रहे थे। अब ये आपको पूरा परिसीमन का पूरा एक बिल पेश हुआ इस सबके बीच में, सारी चीजें हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33 में से केवल और केवल 8 दिन संसद के सत्र को दे पाते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी में इलेक्शन कैंपेन ज्यादा जरूरी था। तो ये एक सबसे बड़ी बात जरूर हम कह पाएंगे कि अगर हम बात करेंगे मन की बात पे, हम इसमें भी एक पॉइंट में जोड़ना चाहूंगा, मन की बात के कितने एपिसोड उन्होंने करे हैं। तो इस साल अभी तक उन्होंने लगभग 4 एपिसोड मन की बात के कर चुके हैं, जिसपे लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री मन की बात तो खूब करते हैं, अपने दिल की बात बता देते हैं, लेकिन कभी जनता की, विपक्ष की या अन्य लोग विशेषज्ञों की बातें मन की नहीं सुनते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है उन्होंने, पार्लियामेंट में कोई जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया है। लगातार उद्घाटनों में, मंदिर दर्शनों पे फोकस उनका रहता है। अगर हम शेड्यूल की बात करें, कंक्लूजन अगर हम इस पूरा निकालें सबका, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का 2026 का जो शेड्यूल दिखाता है कि उनका झुकाव गवर्नेंस से ज्यादा पब्लिक इलेक्शन कैंपेनिंग पे ज्यादा रहा था, बल्कि अपने बीजेपी के लिए उन्होंने ज्यादा समर्पण से काम किया है, जबकि देश के लिए कम। जबकि एक बात कही जाती है 2014 से अब तक प्रधानमंत्री आज तक एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है, ये लगातार कहा जाता है, लेकिन वो छुट्टियां ना लेने के पीछे इलेक्शन रैलीज कारण होती हैं, जनसभाएं कारण होती है, उद्घाटन कारण होते हैं, या फिर अलग अलग जगहों पे विजिट कारण होती है, विदेशी दौरे कारण होते हैं, या देश के हिट कारण होते हैं। ये हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। तो अगर हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो हमें एक पॉइंट हम जरूर बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश के सामने इस तरह की गंभीर परिस्थिति आज के टाइम में उठ चुकी है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर प्रधानमंत्री ने कोई चीज अगर अपील करी है, देखिए जनता, देश हमेशा से साथ रहा है अगर मुसीबत का समय आता है, लेकिन इतना लेट क्यों? क्या ये परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है? क्या युद्ध आज शुरू हुआ है? युद्ध को शुरू हुए लगभग 80 दिन का समय हो चुका है। तो अब तक क्या हो रहा था? क्या इलेक्शन की रैलीज की वजह से ये सारी चीजें टाली जा रही थी, और जो लगातार एक ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि हमने देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम हमने नहीं बढ़ने दिए, हालांकि लगभग 1500 रुपए का एक कमर्शियल सिलेंडर आज 3100-3200 रुपए तक पहुंच चुका है, आपको बताएं। ये काफी अपने आप में। और गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड पे जो ड्यूटी लगती है सरकार की, वो उन्होंने बढ़ा दी है, अब 15% कर दी गई है, 15% ड्यूटी पर कर दी गई है वो। तो लगभग अगर हम 24 कैरेट गोल्ड पे बात करें तो सीधा 11 से 12 हज़ार रुपये
प्रति तोला रेट बढ़ चुका है अभी पिछले एक दिन के अंदर ही अंदर। तो लगातार ये चीज़ डॉलर की अगर ये सारी बात चली रही है तो डॉलर पे बात ना करी जाए तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हास्यास्पद बात होगी कि डॉलर के मुकाबले रुपया, जो कि एक समय पे प्रधानमंत्री की उम्र के साथ उसकी तुलना की जाती थी लगातार। अगर हम याद करें, हम आपको याद दिलाएं 2012 का समय जब लगातार मनमोहन सिंह की उम्र के साथ रुपए की कीमत को जोड़ा जाता था कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ रही है उसी तरह लगातार डॉलर बढ़ता जा रहा है रुपए के मुकाबले। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो इतनी तो किसी प्रधानमंत्री की उम्र भी नहीं है। जिस हिसाब से 95 रुपये पार कर चुका, 96 के करीब पहुंच चुका है रुपया। 95 रुपये 70 पैसे के आसपास रुपया चल रहा है डॉलर के मुकाबले। और आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में लगभग 10 से 11 रुपया कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। और ये बहुत तेजी से गिरावट है। और मुझे लगता है कि अगर मतलब जल्दी ही कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो रुपया सेंचुरी मारने से पीछे नहीं हटेगा, नॉट आउट रहेगा। और इससे आगे वो कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंदेशा अभी तक लगाना नामुमकिन है। फॉरेन रिजर्व हमारे लगातार कम होते जा रहे हैं। जो काम हम पहले शायद 10 रुपये में कर सकते थे, वो पहले तो युद्ध की वजह से ही हम 15 तक पहुंच चुके थे। और ये लगातार रुपया गिरता रहेगा तो ये कीमत और 20 तक भी जा सकती है। तो जहाँ पे हम पहले फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल हम जितना करते थे उससे लगभग हम 1.5 गुना या डबल तक हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं। लगातार इस्तेमाल उसका हो रहा है फॉरेन रिजर्व का। फॉरेन रिजर्व लगातार कम होता जा रहा है। विदेश की जो पूरे विश्व की हिसाब से परिस्थितियाँ हैं तो काफ़ी लोग भी अपने डॉलर्स को लगातार निकाल रहे हैं, करेंसी भी निकाल रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का मैं अपीलों पे बात करूँ तो उन्होंने तेल कम खरीदने के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि खाने के तेल का इस्तेमाल कम करिए, खाद्य सामग्री को छोड़ के जैविक खेती पे शिफ्ट होने की कोशिश करिए। लेकिन हालांकि मैं आपको बताऊँ ये कोई आज के शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। जैविक खेती ऐसा नहीं होता कि आज आपने ऐलान कर दिया और कल से सभी किसान जैविक खेती करने लग जाएंगे। उसमें टाइम लगता है, उसमें समय चाहिए होता है। तो आपकी 12 साल से सरकार थी, आपको बहुत पहले से प्लानिंग करनी चाहिए इसके लिए। अगर हम बात करें ऑयल भंडारण की, हम बात करते हैं तेल का भंडारण आज तक नहीं बढ़ पाया है तो उसके पीछे क्या रीजन है ये कोई नहीं समझ पाया है। सारी चीज़ें अगर बात करी जाती है कि परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि देश की परिस्थिति काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही है। रुपया कमज़ोर हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतें फील्डवार बढ़ने लगी हैं। डेफिनेटली जल्दी ही देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं। अलग अलग जगहों पे रोकथाम करनी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने हालांकि 1-2 दिन के लिए पूरा खेल दिखाया गया, 2 गाड़ियों का काफिला कर दिया गया। उसके बाद हालांकि वो विदेश के द्वारा निकल चुके हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री को इस तरह के मतलब अपनी पूरी पॉपुलरिटी दिखाने के लिए इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनकी सुरक्षा में चूक ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में कई उदाहरण पहले भी हो चुके हैं तो उनसे सबक जरूर लेना चाहिए उनको। और इस तरह के मतलब केवल PR मैनेजमेंट के लिए और इस तरह की चीज़ें ना करें। कुछ चीज़ों पे कभी भी कटौती नहीं होनी चाहिए, वो एक जरूरी चीज़ होती है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, देश के बड़े मंत्री हों, जिनको सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है उनको मिलनी चाहिए, उसमें कभी भी कटौती नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरे विचार थे, हमने पूरा एक विश्लेषण करना चाहते थे कि जिसमें हम बात कर सकें कि प्रधानमंत्री का ये साल अभी तक कैसा रहा है। जल्दी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हम इसके बाद पूरे 2014 से लेकर आज तक का प्रधानमंत्री का हम पूरा कार्यकाल निकालेंगे कि अभी तक उन्होंने कितने दिन जनता के लिए काम किया और कितने दिन उन्होंने इलेक्शन रैलीज में अखबार किया है, उद्घाटन में कराए, विदेशी यात्राओं पर उन्होंने कितना दिन लगाए हैं, या इसके अलावा अगर हम बात करें मन की बात उन्होंने कितने दिन करी है, हम इन सब पे अगर बात करेंगे। और मोटा मोटी अगर हम बात करें तो लगभग 2 महीने का समय प्रधानमंत्री को इलेक्शन रैलीज और विदेशी दौरों में व्यस्त है पिछले 5 महीनों में। 3 महीने जो बचते हैं उसमें से भी उन्होंने पार्लियामेंट सेशन तक उन्होंने विजिट नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है कि हमें पार्लियामेंट सेशन तक आप मिस कर रहे हैं। अगर बाकी कोई MP हो तो एक बार को आप कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होते हुए आपको तो हर दिन उस सेशन में रहना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए विपक्ष का। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको जनता के सवालों की जवाब देनी चाहिए। कम से कम ये करता है पिछले 12 साल में आपकी हिम्मत नहीं हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम से कम आपको खुले दिल से करनी चाहिए और सबको आपको इन्विटेशन देना चाहिए कि कोई भी पत्रकार, चाहे वो आप किसी भी जगह का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया का हो, चाहे वो प्रेस का हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो या न्यूज चैनल हो, कोई भी हो, वो वहाँ पे आ सके और आपसे सवाल पूछ सके। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करनी चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं एक लास्ट बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। प्रधानमंत्री डरना बंद कर दीजिएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां लगातार आती रहती हैं, आपकी तरफ से आज तक कोई बयान उस पर नहीं आया है। हालांकि हमारा विदेश मंत्रालय जरूर लगातार सफाई दे देता है, लेकिन आपकी तरफ की वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप बोलता है, उनका मंत्रालय नहीं बोलता। तो आपको भी मुझे लगता है कभी एक बार तो कम से कम आके जवाब देना चाहिए। हमारे भारतीयों की जो स्मिता है, हमारी जो स्थिति, हमारी जो एक कहा जाता है हमारा स्वाभिमान है, उसको कमजोर मत होने दीजिए। अपनी एक राजनीति या अपनी
अपनी एक इमेज बिल्डिंग के लिए। तो बस यही कह के अपनी बात को विराम दूंगा और ये कहना चाहूँगा कि जनता से जरूर अपील करूँगा कि आप पेट्रोल डीजल कम से कम यूज करिए जितना हो सके। मतलब देखिए, प्रधानमंत्री की अपील है, चाहे जो भी हो, सब राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें साथ देने की जरूरत है, क्योंकि देश के अंदर परिस्थिति रियल में खराब है। हमें इन चीज़ों को समझना होगा। तो कारपूलिंग करिए, हो सके तो मेट्रो का यूज करिए, गाड़ी कम से कम यूज करिए। अनावश्यक तौर पे कहीं जाइए मत। अगर आप बच सकते हैं, ट्रैवल को टाल सकते हैं तो उसे जरूर टालें। वर्क फ्रॉम होम अगर आप ले सकते हो जरूर लें। गोल्ड अगर कोई आपके यहाँ पे कोई शादी समारोह नहीं है और कोई जैसे कोई जरूरत नहीं है तो हो सके तो गोल्ड ना ही खरीदे तो अच्छा रहेगा इस समय, क्योंकि देश को कहीं ना कहीं आपकी जरूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक अगर मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।